पिछले कई सालों से देश के कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन जारी था और इस एक्शन को लेकर देश भर में खूब बहस हो रही थी। बुलडोजर एक्शन के आलोचकों का कहना था कि इसके जरिए बुलडोजर के जरिए लोगों को डराया जा रहा है, कुछ खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, इस तरह का आरोप भी लग रहा था। लेकिन बीजेपी शासित सरकारें इसका सियासी फायदा ले रही हैं, इस तरह का आरोप भी विपक्ष और आलोचक लगा रहे थे। जबकि बुलडोजर चलाने वाली राज्य सरकारें, खास करके बीजेपी की सरकारों का कहना है कि बुलडोजर एक्शन का मकसद अपराधियों के अवैध निर्माण और उनकी संपत्तियों को नष्ट करना है और इससे अपराधियों में डर पैदा हुआ है, ये दावा भी बीजेपी करती रही है। लेकिन बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पहुंचा। आज इसको लेकर फिर से तारीख मिली थी। एक बार फिर से आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने आज दो टूक कहा, अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। क्या, ये समझिए। दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सरकार की तरफ से जो पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि बेंच ने कहा है कि गाइडलाइन पूरे देश के लिए होगी, इसीलिए मेरे कुछ सुझाव हैं। कि अगर कोई आदमी किसी अपराध में दोषी है तो ये बुलडोजर एक्शन का आधार नहीं है। जस्टिस गवई ने कहा, अगर वो दोषी है तो क्या ये बुलडोजर एक्शन का आधार हो सकता है, ये पूछा उन्होंने। इस पर जवाब दिया गया कि नहीं, ये आधार नहीं हो सकता और फिर कोर्ट को कहा गया कि आपने कहा था कि नोटिस इशू किया जाना चाहिए। ज्यादातर म्युनिसिपल कानूनों में केस के हिसाब से नोटिस जारी करने की व्यवस्था होती है, ये जानकारी कोर्ट को दी गई तुषार मेहता की तरफ से। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि एक राज्य में भी अलग अलग कानून हो सकते हैं। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए, नोटिस भेजने और सर्विस की स्थिति भी पोर्टल पर रहनी चाहिए, रहेगी, इस तरह का उन्होंने कमेंट किया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक चीज मुझे परेशान भी कर रही है, आरोप लग रहे हैं कि एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। जस्टिस गवई ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और हम जो भी गाइडलाइन बनाएंगे वो पूरे देश के लिए होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अवैध अतिक्रमण के मामले में कुछ कानून ऑलरेडी हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, पब्लिक रोड, वाटर बॉडीज, रेलवे लाइन, चाहे मंदिर हो या दरगाह, अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। जनता की सुरक्षा सबसे आगे, उन्होंने ये एक तरह से स्पष्ट भी किया। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, अगर दो स्ट्रक्चर हैं और आप केवल एक के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो आपको एक मामले में क्रिमिनल बैकग्राउंड मिलता है, इसके लिए कुछ तो उपाय ढूंढना पड़ेगा। यहां पर जो भेदभाव का आरोप लगाया गया था जमीयत की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आप ऐसे मामलों को छोड़ दीजिए जिन्हें मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। अदालत इस समय जनरल गाइडलाइन पर विचार कर रही है, एक ऐसी गाइडलाइन जो पूरे देश पर एक तरह से लागू हो। तो पिछले एक महीने में ये चौथी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर टिप्पणी की है या सख्त टिप्पणी की है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब आपको बताते हैं कि पिछले 4 सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की। सबसे जरूरी है आज की सुनवाई को समझना। आज 1 अक्टूबर को जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है, सबसे ऊपर जो है वो लोगों की सुरक्षा है, अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। मैं ये साफ कर दूं कि अगली तारीख तक हमारी इजाजत के बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और लेकिन एक एग्जम्पशन इससे रखा है कि इस आदेश में सड़कें, रेलवे लाइन, सरकारी फुटपाथ के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं, यानी यहां पर जो अवैध अतिक्रमण है उन पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन फिलहाल बाकी कार्रवाइयों पर अगले आदेश तक के लिए रोक है। अंतरिम आदेश जो था 17 सितंबर को सुनवाई हुई थी। कहा गया कोर्ट की तरफ से कि अगर कार्रवाई 2 हफ्ते अगर रोक दी जाती है तो आसमान फट नहीं पड़ेगा। 5 दिन पहले उसके 12 तारीख को जो सुनवाई हुई, 12 सितंबर को, बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है, बहुत सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की थी, जिस पर विपक्ष ने आरोप प्रत्यारोप का एक पूरा खेल भी देखा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। 2 सितंबर को जो एक तरह से पहली सुनवाई थी, वहां कहा गया कि दोषी है तो भी बिल्डिंग गिराई नहीं जा सकती आरोपी की किसी, अगर वो उसे दोषी साबित भी कर दिया जाता है तो कंस्ट्रक्शन को लेकर कार्रवाई नहीं हो सकती। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद ने याचिका दाखिल की थी और सरकारों द्वारा आरोपियों के घरों पर मनमानी ढंग से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की है। इस याचिका में कहा क्या गया, ये समझिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कहा गया कि 3 सरकारें, खास करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, राजस्थान की सरकार, ये 3 सरकारें जिनमें बुलडोजर एक्शन जारी है, इसकी बात कही गई है। पिछले कुछ महीनों से देखें तो बुलडोजर न्याय का मस्कट बन गया है।
एक प्रकार का इमीडिएट न्याय तंत्र है जिसमें किसी अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों, दुकानों या किसी भी परिसर को ध्वस्त करना शामिल है। याचिका ये कह रही है अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर का प्रयोग किया जाता है। ये कहा गया इस याचिका में, जो जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से याचिका दायर की गई है उसमें बुलडोजर को लेकर ये बातें कही गई। कुछ आंकड़ों का जिक्र भी है। 21 अगस्त इसी साल अगस्त में 2024 में ही 21 तारीख को मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव के आरोपी पर एक्शन हुआ, उसका घर जमींदोज कर दिया गया। उसी महीने 17 अगस्त को 2024 को ही राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी के बाद आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। कुछ ऐसे मामले भी आए जहां आरोपी किराए पर रह रहा था, मकान मालिक का ही मकान गिरा दिया गया। जून 2024 में यूपी के मुरादाबाद और बलिया में 2 आरोपियों की 6 संपत्तियां तोड़ी गई। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। फैसला एक तरह से सुरक्षित रखा गया है और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस बुलडोजर कार्रवाई पर क्या रहता है, क्योंकि बुलडोजर एक तरह से न्याय का प्रतीक भी है, दूसरी तरफ इसे त्वरित न्याय भी बताया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का खेल सियासत का मुद्दा भी है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अब इंतजार किया जा रहा है। अब अगली खबर का रुख करेंगे। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस 4 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य है व्यापार, निवेश और कई प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमैका के पीएम एंड्रयू होलनेस के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वार्ता हुई। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर बात हुई, कई क्षेत्रों को लेकर समझौते हुए। मसलन व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हुई है, निवेश और ज्यादा करने को लेकर चर्चा हुई, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन, विकास, साझेदारी, शिक्षा, इन तमाम क्षेत्रों में दोनों देश और कैसे मिलकर आगे बढ़ पाएं, इसको लेकर दोनों देशों के डेलीगेट्स ने चर्चा की और साथ ही दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक साथ बैठकर इस पर वार्ता की, चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस के बीच डेलीगेशन लेवल की भी वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और जमैका के बीच समझौता ज्ञापन यानी दरअसल MOU साइन किया गया। इसके बाद दोनों नेताओं ने अपनी बात रखी और पीएम मोदी ने इस दौरान उन 4 C's का जिक्र किया है, 4C, जिससे दोनों देश जुड़े हुए हैं। यहां 4C का मतलब है कल्चर, कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और कैरिकॉम। बाकी 3 समझ गए होंगे। कैरिकॉम का मतलब होता है जो कैरिबियन समुदाय है। भारत और जमैका के संबंध हमारा साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्य और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज पर आधारित है। 4 C's हमारे संबंधों को अंकित करते हैं। कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरिकॉम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान एक बड़ी घोषणा भी की। घोषणा यह की कि जमैका उच्चायुक्त जो दिल्ली में है उसके सामने की सड़क का नाम अब जमैका मार्ग कर दिया गया है। पीएम ने कहा कि यह सड़क भावी पीढ़ियों के लिए हमारी गहरी मित्रता और हमारे सहयोग का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। आज किए जा रहे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से हमारी आपसी नजदीकियां और बढ़ेगी। हमने दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने सड़क का नाम जमैका मार्ग रखने का निर्णय लिया है। यह सड़क भावी पीढ़ियों के लिए हमारी गहरी मित्रता और हमारे सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगी। वहीं जमैका के प्रधानमंत्री को पीएम मोदी ने एक गिफ्ट दिया। दिल्ली के बसंत कुंज में जमैका के दूतावास के सामने वाली सड़क का नाम अब से जमैका मार्ग कर दिया गया है। जमैका के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय भारत दौरे पर पहली बार इंडिया पहुंचे हुए हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा घोषणा किया। ये घोषणा किया है दिल्ली के वसंत कुंज में मौजूद जमैका के दूतावास के सामने जो सड़क है उसका नाम जमैका मार्ग रखा जाएगा। और उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा के बाद यहाँ पर जो है NDMC के द्वारा जो है यहाँ पर दिल्ली नगर निगम आप देख सकते हैं लोगों के साथ यहाँ पर जमैका मार्ग जो है इस रोड का नाम रख दिया गया है। वहीं जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने कोविड के कठिन समय को याद किया। अभी याद करी किस तरह से उस समय सांसों के लिए संघर्ष कर रही थी दुनिया। उस समय को याद करते हुए होलनेस ने भारत को सच्चा मित्र और भागीदार बताया।
और एक तरह से उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार की ओर से संचालित वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में जमैका शामिल होगा, इस बात का उन्होंने ऐलान भी किया। वहीं भारत के G20 की अध्यक्षता के दौरान शिखर सम्मेलन की वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ श्रृंखला में भी वो शामिल हुए थे। We have largely recovered from the COVID-19 pandemic. I must convey on behalf of the government and people of Jamaica our sincere gratitude to the government and people of India for the tremendous support provided to us during our time of need as part of your vaccine friendship scheme. वैक्सीन मैत्री के जरिए दुनिया के तमाम देशों को भारत ने वैक्सीन दान में दी थी मुश्किल वक्त में। उसको आज जमैका ने याद किया, भारत के लोगों का आभार जाहिर किया है, भारत की सरकार का उन्होंने आभार जाहिर किया। वहीं जमैका के प्रधानमंत्री अभी 3 अक्टूबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहने वाले हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी और जमैका के पीएम होलनेस बहुपक्षीय बैठकों में कई बार मौके पर मिल चुके हैं, कई मौकों पर एक दूसरे के साथ मंच साझा कर चुके हैं। मसलन G20 में भी होलनेस भारत पहुंचे थे। वहीं 1845 सन 1845 में पहली बार भारतीय लोग जमैका की धरती पर पहुंचे थे। भारतीयों के आगमन की याद में जमैका हर साल 10 मई को भारतीय विरासत दिवस मनाता है। इस बात की जानकारी भी जमैका के प्रधानमंत्री की तरफ से आज दिल्ली में दी गई। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। राष्ट्रपति से मिलने का भी उनका कार्यक्रम है। आगे बढ़ेंगे और एक बात करेंगे सबसे अहम विधानसभा चुनाव में से एक, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर विधानसभा का किंग कौन होगा, इसका जवाब जनता जनार्दन ने दे दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग आज संपन्न हुई। इस दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। पत्थरबाजी, दहशतगर्दी, आतंकवाद के लिए कुख्यात जम्मू कश्मीर में इस बार जमहूरियत यानी लोकतंत्र के लिए लोग बेखौफ होकर बाहर आए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और ये नजारा दिखा जहां लोकतंत्र की इस मजबूत तस्वीर को दुनिया ने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में भारत के लोकतंत्र की अलग अलग तस्वीर दिख रही है। कठुआ में मसलन 70% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। जम्मू में भी 60% से ज्यादा वोटिंग और तमाम इलाकों में एवरेज अगर देखा जाए तो 60+ जो है वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया है। आधिकारिक आंकड़े में यह आंकड़ा और ज्यादा बेहतर होगा, इस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही है। देख भी रहे हैं आप कितना लोगों में उत्साह है। लगातार लोग यहां पहुंचे, सुबह से ही मतदान के लिए यहां बूथ्स पर लगातार भीड़ देखी गई और शाम तक नजारा कमोबेश वही रहा, जहां तमाम बूथ्स पर लोग लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करते दिखे। तीसरे और आखिरी चरण में 7 जिलों की कुल 40 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। इस चरण के चुनाव में 39 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का प्रयोग करके प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद कर चुके हैं। थर्ड फेज में किस संभाग में कितनी सीटें थी और वोटिंग कितनी हुई, ये भी समझिए। दरअसल कुल 40 विधानसभा सीटें थीं। सबसे ज्यादा सीटें इसी फेज में थी। जम्मू रीजन की, कश्मीर रीजन की सीटों के लिहाज से अगर आप देखें तो जम्मू रीजन में 24 सीटें थी और कश्मीर रीजन की 16 सीटों पर आज वोटिंग हुई। और ये पहला मौका है जब जम्मू की सीटों पर ज्यादा वोटिंग हुई है, जम्मू की ज्यादा सीटों पर वोटिंग हुई है। दोनों ही फैक्टर यहां रहे। अब आपको बताते हैं कि आज किन किन जिलों की कितनी सीटों पर मतदान हुआ। जम्मू जिले की 11 सीटों पर वोटिंग हुई। बारामूला जिले की 7 सीटों पर मतदान हुआ। बांदीपुरा जिले की 3 सीटों पर वोटिंग हुई। कठुआ जिले की 6 सीटों पर मतदान हुआ और कुपवाड़ा जिले की 6 सीटों पर वोटिंग हुई। सांबा जिले की 3 सीट पर आज वोटिंग हुई। उधमपुर में 4 सीटों पर आज मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण और दूसरे चरण में वोटर्स का जबरदस्त उत्साह देखा गया था और तीसरे चरण में उत्साह और भी ज्यादा दिखा। मतदान केंद्रों पर सुबह से लंबी लंबी कतार देखी गई। तीसरे और आखिरी चरण में अब तक कितने फीसद की वोटिंग हुई है, ये भी आप समझते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में इस फेज में 65.58% वोटिंग दर्ज की गई। जम्मू में 66.79%, बारामूला में आंकड़ा 55.73%, बांदीपुरा में 64.85% और कठुआ में तो 70.53% वोटिंग हुई। कुपवाड़ा में आंकड़ा था 62.76% का। सांबा में 72.41%, उधमपुर में 72.91% वोटिंग दर्ज की गई है। और एक और फैक्टर यह है कि वोटिंग परसेंटेज अभी और बढ़ेगा, इसकी भी संभावना इस वजह से क्योंकि पोस्टल बैलेट के जरिए दिल्ली में भी 4 जगह पर बूथ बनाए गए थे जहां कश्मीरी पंडितों ने अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया और पोस्टल बैलेट के आंकड़े भी इसमें मर्ज किए जाएंगे।
तीसरे फेज को वैसे सत्ता की फाइनल लड़ाई के तौर पर भी देखा जा रहा था, क्योंकि इस चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर वोटिंग हुई है। साथ ही इस फेज में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। कैसे ये समझिए। कश्मीर में मुस्लिम तो जम्मू में हिंदू वोटर्स का रोल थोड़ा सा ज्यादा है। थर्ड फेज में असल इम्तिहान बीजेपी और कांग्रेस का, यानी अब तक रीजनल पार्टीज का भी मेन रोल था, लेकिन ये फेज जो है यहां राष्ट्रीय पार्टियों की मुख्य लड़ाई है। जम्मू बेल्ट में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों का सियासी आधार रीजनल पार्टी से ज्यादा है और नेताओं के सियासी भविष्य का फैसला हिंदू मतदाता करेंगे, क्योंकि जम्मू में ज्यादा सीटें हैं। यह फैसला ये कर चुके हैं। अब 8 तारीख को तो नतीजे सामने आएंगे। 10 साल पहले यानी 2014 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हुई और सबसे खूबसूरत तस्वीर ये रही कि लोकतंत्र की मजबूती की तस्वीर भी दिखी और साथ ही तमाम लोगों ने सुरक्षित माहौल में मतदान किया। बिना किसी डिस्टर्बेंस के तमाम लोगों ने अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। सबको इंतजार है 8 अक्टूबर का। उस दिन पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर का किंग कौन होगा या जम्मू कश्मीर के दंगल में मंगल किसका होने वाला है।